हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टीम में। आज हम स्टैटिक जीके और साइंस का चैप्टर नंबर 14 करेंगे। और जो नए हैं चैनल पे वो पीछे जाके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, पीछे जाके सारे चैप्टर को देख सकते हैं। आपके लिए स्पेशली रेलवे और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट सारे सेट हैं। टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं। आज स्पेशली इसमें टॉप मोस्ट जो पिछले प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं नदियों से रिलेटेड और क्वेश्चन जो होते हैं वो उसके इम्पोर्टेंट वाले सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इसमें साइंस सारे मिसलेनियस है, बट नदियों से जो भी प्रीवियस एनटीपीसी हो, एसएससी हो, उनमें आए हुए क्वेश्चन को जो इम्पोर्टेंट है, दो दो बार तीन तीन बार आ चुके हैं, उनको रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती। और रविन्द्रनाथ टैगोर को 1911 में इन्होंने जनगण मन लिखा था, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है और राष्ट्रीय गान। और इनको 1913 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। क्या? नोबेल प्राइज़। फर्स्ट इंडियन जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को कब मिला था? 1913 में। और 1911 में इन्होंने जनगण मन गाया था, ठीक है, कोलकाता में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद, गजब के बुद्धि के धनी और एक युग पुरुष थे। और इनके गुरु का क्या नाम था? विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। ये भी इनसे कुछ ज़्यादा, इनसे भी ज़्यादा बुद्धि के धनी थे। और मेडिटेशन में इन लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा था। और कहा जाता है कि रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद दोनों मेडिटेशन करते थे। और एक और चीज़ था कि रामकृष्ण परमहंस किसके भक्त थे? माता काली के बहुत बड़े भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। और विवेकानंद की मेमोरी क्षमता इतनी होती थी कि एक बार वो बुक को पढ़ लेते थे तो उनको एक एक वर्ड सहित याद हो जाता था सारा बुक। इतनी ताकतवर, इनकी इतनी ज़बरदस्त मेमोरी थी उनकी। और उन्होंने शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में एक बार उनका जो स्पीच है वो सबको याद है, इतना दमदार स्पीच उन्होंने दिया था। अच्छा, राजा राम मोहन राय कौन थे? तो इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना। वहाबी आंदोलन क्या है थोड़ा बहुत मैं बता दूं कि ये स्पेशली मुस्लिम लोगों का आंदोलन था, जिसको वहाबी आंदोलन और एक और नाम से जाना, इसको सलफ़ी आंदोलन, सल्फ़ी आंदोलन भी कहते हैं। वहाबी और सल्फ़ी, सल्फ़ी आंदोलन भी कहा जाता है। ये मुस्लिम के एक अनुयायी थे। वो अपने मुस्लिम लोगों को पैगंबर, उनके जो गुरु थे, मतलब उनके जो भगवान हैं, उनके रास्तों पे ले जाने के लिए ये आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित कर दिया गया? दास प्रथा जो था, यानी कि जो नौकर बना के रखने वाली प्रथा थी, वो कब अवैध घोषित कर दिया गया था? तो 1843 में उसको अवैध करार दे दिया गया था, दास प्रथा को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई? अंग्रेजी शिक्षा यानी कि जो अंग्रेज हम पे राज करते थे, उन्होंने अपने शिक्षा को उस पर लाद दिया, हम पे थोप दिया। आज तक हम लोग वही ढो रहे हैं, मैकाले के समय का। तो कौन ने? विलियम और बैटिंग ने अंग्रेजी शिक्षा लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, विलियम एंड बैटिंग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी? तो केशव चंद्र सेन। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके अथी पे हुआ था? किसकी प्रेरणा पे हुआ था? केशव चंद्र सेन के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की, तो उनके चले जाने के बाद उसको कौन कंटिन्यू किया, मतलब उसका बागडोर कौन संभाला? तो कौन संभाला? रामचंद्र विद्यावागीशिये। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, रामचंद्र विद्यावागीशिये। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए। अच्छा, इन सब में से किस चीज़ का स्थापना इन दोनों ने किया था? हिंदू कॉलेज, रिपन कॉलेज, MAO कॉलेज या संस्कृत कॉलेज? तो
राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर ने क्या हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी दोनों ने। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किससे कोलकाता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो आत्मीय सभा की स्थापना जो 1815 में हुआ था उसे किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में बहुत बार आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप लोग ये जरूर याद कर लीजिएगा। एक दो बार वीडियो देखिएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। आपको चाहो तो वीडियो को स्पीड पे 1.5 1.25 पे लगा के जल्दी जल्दी भी देख सकते हो, और वो एक बार देख लो, जब दोबारा 1.5 की स्पीड पे लगाओगे तो आप खुद से आंसर करने की कोशिश करो, देखो कि आप कितना आंसर कर पाते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत के निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? अच्छा, डेल्टा नहीं बनाती है यहाँ पे, ठीक है। तो डेल्टा किसको बोलते हैं? डेल्टा नदी उस नदी को बोलते हैं जो कचरा बहाती है, ये मतलब जो अपने साथ कचरा लेके आती है उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि डेल्टा नहीं बहाती है, तो इसमें दो नदी हो जाएगा, एक नर्मदा और एक ताप्ती जो है वो कचरा नहीं बहाती है। तो इसमें नर्मदा तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती, जो डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नदी वो होती है जो अपने साथ बहुत सारे कचरा, घास फूस, मट्टी, ये सब लेके आती है, तो वो डेल्टा बनाती है। तो तप ताप्ती और नर्मदा, अगर नर्मदा भी ऑप्शन में रहेगा तो वो भी होगा। तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि भूमि बंधित नदी है? तो लूनी नदी जो है वो भूमि बंधित नदी है। भूमि बंधित नदी ये अ, गुजरात के थार मरुस्थल है ना। गुजरात में कौन सा मरुस्थल है? सहारा है। कच्छ में, गुजरात के कच्छ में आके गायब हो जाती है, यानी कि उसके नीचे चले जाती है, दलदल हो जाता है वहाँ, हमेशा पानी कक्ष में पानी यानी दलदल जैसा रहेगा, तो वो उसमें आके समाप्त हो जाती है। 495 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करती है और गुजरात के कक्ष में आके खत्म हो जाती है। तो इसीलिए इसको लूनी नदी यानी भूमि के अंदर की नदी कहते, भूमि भूमि बंधित नदी भी कहते हैं, यानी कि भूमि के अंदर समा जाती है। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, बहने वाली नदी कौन सी है? तो गंगा नदी हो जाएगी, सबसे लंबी है, ठीक है। 12 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे बड़ी वाह नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। अच्छा, डेल्टा मैंने अभी बताया कि जो सब नदी सबसे ज्यादा गंदा लेके चलती है, मतलब गंदगी लेके आती है, वो डेल्टा नदी कहलाती है। तो सब विश्व का सबसे बड़ा बृहत्तम डेल्टा नदी कौन सा हो जाएगा? तो गंदगी लेके कौन आती है, कचरा उचरा लेके कौन आती है, और मतलब मट्टी उट्टी कौन ज्यादा काटता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये दोनों जब निकलती है तो पूरा एकदम रास्ता वास्ता काटते उठते निकलता है। तो विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा क्या हो जाएगा? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन सी है? पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है हमारा नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। मान लीजिए कि ये हमारा ये भारत हो गया, ये भाई क्या प्रॉब्लम, ठीक है, ये भारत हो गया, और इधर से इस साइड से ही पश्चिम और नर्मदा और ताप्ती नदी बहती है। तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, मतलब गुजरात, इधर गुजरात होते हुए निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, मानस किस नदी की उपनदी है? मानस जो है किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। कौन सी? ब्रह्मपुत्र की ही उपनदी है मानस। भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी किसको कहा जाता है? तो हुगली नदी को सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कहा जाता है। नदी को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? नदी को एक दूसरे से जोड़ने की प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? तो राजग सरकार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राजग सरकार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? मतलब अपना रास्ता बदल लेती है, यानी कि मट्टी काट के एक नया रास्ता को बना लेती है। तो कौन से है? कोसी। कोसी नदी कहाँ है? बिहार में, और बिहार का शोक भी इसको कहा जाता है, यानी शोक मतलब
शोक संदेश ऐसा होता है ना, बिहार के लिए बहुत दुर्दशा लेके आती है। जब भी कोसी बढ़ता है तो गंगा तो बढ़ेगा ही, लेकिन ये क्या करता है, पूरे बिहार की को जलमग्न कर देता है, कभी कहीं भी काट-कूट के एकदम बर्बाद कर रख देता है बिहार की धरती को। तो कोसी को ही अपने मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात मनाया जाता है, बिहार का शोक भी इसी नदी को कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पर है? भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी के मुख पे, मुहाने पे है? तो कौन-सा है? हुगली नदी, भारत में। क्वेश्चन नंबर 19 था ना? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन-सी है? पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन-सी हो जाएगी? पंजाब के निर्माण में सतलज, ब्यास, झेलम या सिंधु? तो पंजाब के निर्माण सिंधु नदी जो है पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी है। क्वेश्चन नंबर 21, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिक उपयुक्त होता है? तो ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए सबसे उपयुक्त हो जाता है नर्म लोहा। नर्म लोहा का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर के कोड बनाने के लिए। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये हो जाएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किस पे आधारित है? विद्युतीय चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे। आगे का आ जा रहा है बार बार। 22 नंबर पे क्वेश्चन पे थे ना? अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या है? डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, ये तो नहीं होगा। एसी वोल्टता को डीसी में बदलता है, ये भी नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं। तो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज किया जाता है इसका। ठीक है, स्क्रीनशॉट अपने आप ले रहा है। लेंज का नियम है, लेंज का क्या नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का, संवेग संरक्षण का, ऊर्जा संरक्षण का या द्रव्यमान ऊर्जा दोनों के संरक्षण का। तो लेंज का नियम क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज का नियम क्या है? ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ठीक है, ये हो गए आपके 25 क्वेश्चन। ये आपके उसके आंसर हैं, आंसर किए हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो 1-2 बार देखिए, और जितना ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए। पिछले वाले वीडियो को भी एक बार 2 बार देखिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने आप को कि आप कितना क्वेश्चन बना पाते हैं पिछले वाले। ऐसा नहीं कि आगे पढ़ते जाइए, पीछे वाले भुलाते जाइए। और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दोस्त तक भी पता चले, उन लोगों को भी। और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया आप लोग, तो अब कोताही मत बरतिए। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।